तो वो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। और उसमें कुछ छोटे मोटे जो पॉइंट्स थे वो यही था कि एक तो स्केलर क्वांटिटी है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो कौन से डायरेक्शन में है, राइट में है, लेफ्ट में है, ठीक है ना। डिस्टेंस अगर सेम रह रही है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेम है, यानी पूरा का पूरा मास एक जगह रखा हो या पूरे एक्सिस के अराउंड हम उसको डिवाइड कर दें या उसको हम एक्सिस के पैरेलल डिवाइड कर दें, इन सारे केसेस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है ना। और इसके बाद हम लोगों ने रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके मिड पॉइंट से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट परपेंडिकुलर टू प्लेन, ठीक है। रॉड के लिए दो और निकाले, डिस्क का, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, इतने मैंने कहा तुम्हें याद रखने ही है। अब क्या है कि ये तो जो एक्सिस है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा डिफाइंड है विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अगर हम एक्सिस ऑफ रोटेशन में कुछ भी चेंज करते हैं तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा। तो अब ये कि हर बार डिफरेंट एक्सिस निकालने के लिए हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा ऐसा जरूरी नहीं है। हमारे पास दो थ्योरम्स हैं जिनको हम यूज करके दूसरे किसी एक्सिस के अबाउट सेम बॉडी के लिए फाइंड कर सकते हैं। तो हमें थोड़ा उन थ्योरम्स के प्रैक्टिस पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है ना, एप्लीकेशन पार्ट पे। तो हमारा नेक्स्ट हेडिंग इसमें पड़ेगा, पहला थ्योरम है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। और इसमें पहला पॉइंट सर हम लिखेंगे। हाँ बोलिए। सर ये हॉलोस्फेयर का आपने दिया था बेटा आप हमेशा डिराइव करने के लिए। मेरा काम शुरू होने के बाद ही क्यों टोकते हो? अभी मैं रुका हुआ था कि कोई डाउट है पीछे का तो बताइए। मतलब क्या डिस्टरबेंस है हमने तुम्हारा? सोचा था सर आप पूछेंगे खुद से। यार मैंने अभी रुक के पूछा था ना, रिकॉर्डिंग भी पॉज थी, कि कोई डाउट पूछेगा, कोई डाउट पूछेगा। अभी स्टार्ट किया जैसे ही वैसे ही तुमने टोक दिया, हॉलो स्फीयर पे पहुंच गए तुम। तो कुछ प्रॉब्लम है क्या तुम्हारा एकदम बिल्कुल? पैरेलल एक्सिस थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, दैट इज 2D एंड 3D। मतलब जितने भी टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो 2D ऑब्जेक्ट हो चाहे वो 3D ऑब्जेक्ट हो, सभी के लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम एप्लीकेबल है, ठीक है ना। एंड सेकेंड पॉइंट इज it is always applied with respect to an axis passing through center of mass। तो सपोज कोई भी ये बॉडी है, ठीक है, और इस बॉडी के ऊपर हम कोई एक एक्सिस ले लेते हैं, ठीक। और मान लेते हैं कि ये जो एक्सिस है ये उस बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है। ये वाला पॉइंट सपोज सेंटर ऑफ मास है, तो ये एक्सिस कहलाती है, इसको बोलते हैं, इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको हम लोग बोल देते हैं आईसीएम। तो अगर हमें सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है, और अगर हम उसको किसी और एक्सिस के अबाउट निकालना चाह रहे हैं, कोई और एक्सिस जो कि सेंटर ऑफ मास एक्सिस के पैरेलल हो, समझना ध्यान से, तभी इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो हमने एक दूसरा एक्सिस लिया है और इस दूसरे एक्सिस का नाम है सपोज ओ ओ डैश, और ये ओ ओ डैश जो है आईसीएम वाले एक्सिस से, सीएम वाले एक्सिस से एच डिस्टेंस पे है। देखो ध्यान से, तो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि आई ओ ओ डैश इज इक्वल टू आईसीएम प्लस एम एच स्क्वायर। आई ओ ओ डैश इज इक्वल टू आईसीएम प्लस एम एच स्क्वायर। प्रूफ नहीं कर रहा हूं, जरूरत नहीं है, छोटा सा वैसे प्रूफ है, पैकेज में दिया होगा, अगर पढ़ना चाहना तो पढ़ लेना वहां से, ठीक है ना। सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है
और हमें किसी और एक्सिस के अबाउट फाइंड करना है जो एक्सिस सेंटर ऑफ मास एक्सिस से h डिस्टेंस पे है। ध्यान से देखो, तो सिंपली IOO डैश को लिख सकते हैं ICM प्लस MH²। अब इसमें बस ध्यान रखने वाली बात यही है कि ऐसा नहीं है कि इसको हम कोई भी दो एक्सिस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी दो एक्सिस के लिए एप्लीकेबल नहीं है, उन दोनों में से एक ICM ही होनी चाहिए और सेंटर ऑफ मास में ही हम लोग ऐड करेंगे। यानी ऐसा भी नहीं कि ICM लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है, ICM प्लस MH² ही लिखा हुआ है। तो इस एक्सप्रेशन से एक बात हम और बोल सकते हैं, और वो बात ये है कि a body will have minimum moment of inertia about an axis passing through सेंटर ऑफ मास। मतलब अगर हमें किसी बॉडी के कितने मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो सकते हैं, तो किसी बॉडी के कितने भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो सकते हैं, बॉडी किसी भी एक्सिस के अबाउट घुमाई जा सकती है। अब बात आ रही है कि कौन से एक्सिस के अबाउट मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। तो मैंने यहाँ पे एक बात लिखी हुई है कि सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट ही मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। क्यों बोला ऐसा? क्योंकि सेंटर ऑफ मास में हम कुछ ऐड ही कर रहे हैं ना, ध्यान से देखो तो, और जो ऐड कर रहे हैं वो ऐड ही होना है, h² है, तो ऐसा तो है नहीं सब्ट्रैक्ट होना है। तो किसी भी और एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो ICM से तो डेफिनेटली ज्यादा ही बनेगा। यानी अगर बॉडी का मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो वो ऐसी कोई एक्सिस होनी चाहिए जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही हो। बट ध्यान रखना, सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली भी बहुत सारी एक्सिस हो सकती हैं। ये बात विजुलाइज हो रही है? सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक एक्सिस होगी या इनफाइनाइट एक्सिस होंगी? इनफाइनाइट एक्सिस होंगी। उनमें से जो मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो सेंटर ऑफ मास से ही पास होने वाली किसी एक्सिस के अबाउट होगा। ये है मतलब मेरा, कोई और एक्सिस नहीं हो सकती है। ठीक है ना, नोट कर लो इतना, आगे इसको यूज करते हैं। एप्लीकेशन ऐसे है जैसे मान लो रॉड के लिए हम लोगों ने निकाला था सपोज, ठीक है, और रॉड पे मान लेते हैं कि अगर हमें ICM मालूम है और हमको एक ऐसे एक्सिस के अबाउट निकालना है जो उसके एंड से पास हो रही है। हालांकि इस केस में हम लोगों ने निकाला हुआ था इंटीग्रेट करके, बट फिलहाल हमें विदाउट इंटीग्रेशन निकालना है। तो ये M मास L लेंथ का रॉड है, तो बताओ कि IOO डैश ICM से कैसे निकालेंगे? निकाल के देखिए, IOO डैश ICM से कैसे फाइंड करेंगे? ये वाला डिस्टेंस कितना है रॉड के लिए? तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा L/2। ICM कितना है? तो ICM रॉड के लिए है M इंटू L²/12। तो यहाँ से IOO डैश की वैल्यू आ जाएगी, IOO डैश की वैल्यू ICM प्लस MH², तो ये हो जाएगा ML²/12, अपने आप निकालो, एंड प्लस M इंटू L/2 का स्क्वायर। तो इन दोनों को अगर तुम ऐड करोगे तो क्या यहाँ से तुम्हें ML²/3 मिलेगा? तो ये बात तो मालूम है? बताइए। ठीक है, और बताओ फिर, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास डिस्क है M मास R रेडियस, और डिस्क पे हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस एक्सिस के अबाउट OO डैश। अच्छा, मैंने जो इसे क्रॉस करके OO डैश लिखा है, इसका मतलब ये कौन सी एक्सिस है? बताओगे कौन सी एक्सिस है? ये एक्सिस को हम बोलेंगे क्या? टेंजेंट पास हो रही है। टेंजेंट नहीं बनेगा बेटा, टेंजेंट तो उसके प्लेन में होगा ना, के अंदर, मतलब प्लेन के अंदर बनेगी। टेंजेंट तो ये वाली एक्सिस हुई। बताओ टेंजेंट में फर्क है ना?
ये वाली जो एक्सिस हुई हॉरिजॉन्टल वाली वो टेंजेंट हुई। ये जो एक्सिस है ना, इसका नाम देखो, नाम जरूर ध्यान रखो क्योंकि क्वेश्चन में तो नाम ही लिखा होगा, हमें पहचानना होगा एक्सिस में। एक्सिस ही नहीं पहचान पाएंगे तो ठीक से कैसे लिखेंगे। तो ये जो एक्सिस है ना, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सिस पासिंग थ्रू, एक्सिस पासिंग थ्रू सर्कमफेरेंस एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क। बताओ, ये पूरा बोलेंगे तब वो एक्सिस क्लियर हुई कि कौन सी एक्सिस है। निकालो उसके अबाउट क्या आएगा। ऐसे ही रिंग है, एम मास आर रेडियस, और रिंग के लिए भी हमें ऐसे ही एक्सिस है ओ ओ डैश। ठीक है, उसी तरह से मान लेते हैं कि स्फेयर है, दोनों स्फेयर लेके निकालना, हॉलो भी और सॉलिड भी। और स्फेयर के लिए अगर हम ये वाली एक्सिस लेते हैं ओ ओ डैश, तो ये वाली एक्सिस स्फेयर के लिए टेंजेंशियल एक्सिस बनेगी, क्योंकि स्फेयर जो है वो 3 डायमेंशन है। तो इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम ऐसे बना रहे हो या अंदर की तरफ बना रहे हो, कहीं भी बनाओ, स्फेयर के लिए तो सेम ही रहेगा ना। तो स्फेयर में वही चीज जो है टेंजेंशियल एक्सिस बन जाएगी। तीनों के लिए बताओ क्या बनेगा। डिस्क के लिए कितना आया, 3mr²/2। तो डिस्क के लिए हम लोग लिखेंगे आई ओ ओ डैश इज इक्वल टू, सेंटर पे हो गया मान लेते हैं आई सी सी डैश, तो इसको लिखेंगे आई सी सी डैश प्लस एम आर स्क्वायर। और आई सी सी डैश हमें मालूम है कितना होता है, तो ये होता है एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3mr²/2। बोलिए। और रिंग के लिए बताओ, ये वाली सी सी डैश हो गई, तो 2mr²। ओ डैश की वैल्यू 2mr²। स्फेयर के लिए आई ओ ओ डैश कितना आएगा सॉलिड स्फेयर के लिए, और कितना आएगा हॉलो स्फेयर के लिए, अलग अलग बताओ। भाई स्फेयर में ये वाली जो एक्सिस है ये हो जाएगी सी सी डैश, ये तो सेंटर ऑफ मास से ही पास हो रही है, तो उसमें mr² ऐड करना है, तो 2/5 में ऐड करेंगे तो हो जाएगा 7mr²/2। तो ये हो जाएगी सॉलिड के लिए, और 5mr²/3, तो ये हो जाएगी हॉलो के लिए। बोलिए क्लियर है या डाउट है। कोई डाउट है पूछिए। सर ये जो पहला वाला जब किसी ने पूछा तो वो टेंजेंट वाली दूसरी थ्योरम से निकालेंगे ना। हाँ वो हम आगे निकालेंगे। और जैसे निकाल के बताओ। सपोज एक है ये सी सी डैश और एक है ये ओ ओ डैश, ये 4 रॉड्स हैं, 4 आइडेंटिकल रॉड्स, ईच विद मास m एंड लेंथ l। तो हमें आई सी सी डैश निकालना है और आई ओ ओ डैश निकालना है। चारों रॉड्स को मिला के हमने एक स्क्वायर फ्रेम बनाया हुआ है, तो आई सी सी डैश क्या होगा और आई ओ ओ डैश क्या होगा, निकाल के बताओ। इस सॉलिड में जो लिखा हुआ है ये 7mr²/5 होगा। करेक्ट करेक्ट, 7mr²/5, भाई 2/5mr² प्लस mr²। ठीक ठीक। देखो अगर हमें आई सी सी डैश निकालना है तो ऐसे देखो, फॉर ईच रॉड आई सी सी डैश को हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान से देखना। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि मान लेते हैं कि रॉड 1 के लिए निकाल रहे हैं अगर हम, तो रॉड 1 के सेंटर ऑफ मास के अबाउट, और फिर उसको l/2 शिफ्ट कर दें पैरेलल एक्सिस थ्योरम से, तो ये आ जाएगा ml²/12 एंड प्लस m इंटू l/2 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू आएगी ml²/3। आ रही है क्या। तो ये हो गया आई सी सी डैश ईच रॉड,
तो आई सी सी डैश टोटल कितना हो जाएगा? तो क्या चारों रॉड्स एक जैसी ही हैं? तो इसको लिख सकते हैं 4 टाइम्स ml²/3। तो एक आंसर तो ये हो गया। अब आई ओ ओ डैश निकालना है, तो ध्यान से देखो, रॉड 1 और रॉड 2 के लिए अलग आएगा और रॉड 3 और रॉड 4 के लिए अलग आएगा। तो अबाउट ओ ओ डैश अगर हम I3 और I4 लिखें तो I3 और I4 की वैल्यू होगी ml²/12, होगी या नहीं होगी? और अगर हम I1 और I2 लिखें तो I1 I2 के लिए रॉड के पैरेलल है ये एक्सिस, तो रॉड के पैरेलल एक्सिस है तो सिर्फ mr² बनेगा, लेंथ ऑफ रॉड पे डिपेंड नहीं करेगा। तो ये आएगा m इंटू l/2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ml²/4। तो यहाँ से अगर हम IOO डैश लिखेंगे तो ये हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, मतलब ये कि चारों रॉड्स का कंबाइन। तो इसको कंबाइन करेंगे तो ये आएगा ml²/2 प्लस ml²/6। क्यों भाई? तो ये 2 ml²/3 आ रहा है, आ रहा है? बताइए, 2 ml²/3। बोलिए भाई। नेक्स्ट देखो, 3 आइडेंटिकल रॉड्स हैं, ईच विद मास m एंड लेंथ l, ठीक है, और हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस एक्सिस के अबाउट, एक्सिस पासिंग थ्रू वन एंड। देयर आर 3 रॉड्स, इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। लेट्स से वी कॉल इट ओ ओ डैश। इसके पिछले वाले क्वेश्चन में कोई डाउट है? बोलिए। इसके पिछले वाले क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, छोटा बड़ा, तो बताइए। देखो, इसके लिए भी हम वैसे ही चलेंगे। मान लेते हैं कि ये रॉड 1 है, ये रॉड 2 है और ये रॉड 3 है, तो तीनों का अलग अलग निकालो। तो I1 तो पता ही है क्या होगा, I1 तो सीधे सीधे ml²/3 होगा। I2 अगर निकालें तो I2 की वैल्यू ml² होगा, क्योंकि रॉड के पैरेलल है वो एक्सिस। लेकिन ध्यान रखना, जब I3 निकालोगे ना तो थोड़ा केयरफुल रहना, क्योंकि जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है वो सेंटर ऑफ मास से ही लगेगी। मतलब कहने का ये है कि पहले हमें I3 का ICM लिखना पड़ेगा और फिर ICM को हमें यहां से यहां शिफ्ट करना पड़ेगा। बात समझ में आई? और ये डिस्टेंस कितनी आएगी? ये डिस्टेंस आएगी 3l/2। तो ये बनेगा ml²/12 प्लस m इंटू 3l/2 का स्क्वायर। तो यहां से जब हम IOO डैश लिखेंगे इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, तो ये 11 ml²/3 आएगा। क्लियर है सभी को? बताइए। जब I3 लिखेंगे ना तो सेंटर ऑफ मास से ही शिफ्ट करेंगे, ऐसा नहीं हो कि उसके एंड से तुमने शिफ्ट कर दिया हो। बात समझ में आई? नेक्स्ट लिखना, नेक्स्ट थ्योरम है हमारा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। एक है पैरेलल एक्सिस थ्योरम और एक है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में एक बात का ख्याल रहे कि इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर
टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स, मतलब ये थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। सॉलिड स्फीयर के लिए, हॉलो स्फीयर के लिए, कोन के लिए, इन सब के लिए हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम नहीं लगा सकते हैं। ये केवल 2D ऑब्जेक्ट्स में ही काम आएगी। 2D ऑब्जेक्ट्स मतलब कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हो गए इसमें? तो इसमें हो गया जैसे डिस्क हो गया, रिंग हो गया, कोई स्क्वायर प्लेट हो गई, रेक्टेंगुलर प्लेट हो गई, इन सब के लिए ही एप्लीकेबल है ये। और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में हम लोग बोलते हैं कि अगर हमारे पास ऐसे दो एक्सिस हैं जो बॉडी के प्लेन में है, तो देखना बॉडी के प्लेन में एक एक्स एक्सिस हो गया और एक वाई एक्सिस हो गया, तो उस प्लेन के परपेंडिकुलर अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो उसको हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं दैट आई जेड जेड डैश इज इक्वल टू आई एक्स एक्स डैश प्लस आई वाई वाई डैश। तो ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का स्टेटमेंट आ गया है। ठीक है, ध्यान रहे जिसमें कि एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश मस्ट बी इन द प्लेन ऑफ ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ये दोनों ऑब्जेक्ट के प्लेन में होने चाहिए। और जो जेड जेड डैश है, जेड जेड डैश मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऐसा नहीं कि कोई भी एक्सिस कहीं भी हो तो चलेगा, नहीं, एक्स और वाई जिनको हम ऐड कर रहे हैं वो उसके प्लेन में होने चाहिए और जेड उनके परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये तीनों एक्सिस आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए, ये तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, एक्स वाई जेड एक्सिस लिखा हुआ है तो। ठीक है, नोट करो इसको। देखो इसका क्या यूज है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास रिंग है, एम मास आर रेडियस, और रिंग का हमें सी सी डैश मालूम है, और हमसे कहा गया कि हमें रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए इस एक्सिस के अबाउट। ठीक है, और मान लेते हैं कि एक और एक्सिस बना देते हैं इसी के पैरेलल इस एक्सिस के अबाउट। तो बताएगा कोई कैसे निकालेंगे? हमें एक्स एक्स डैश के अबाउट निकालना है, ए डैश के अबाउट निकालना है। एक्स एक्स डैश जो है वो कहलाती है डायमीटर एक्सिस, और ए डैश कहलाएगी टेंजेंशियल एक्सिस। तो कैसे निकालेंगे डायमीटर एक्सिस के अबाउट और टेंजेंशियल एक्सिस के अबाउट? तो देखो डायमीटर एक्सिस के अबाउट निकालने के लिए क्या करो, हम एक और एक्सिस लेते हैं और वो एक्सिस लेते हैं जो एक्स एक्स के परपेंडिकुलर हो, तो उसको नाम दे देते हैं हम लोग वाई वाई डैश। देखो अब ये बताओ कि रिंग के लिए एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश क्या दोनों ही डायमीटर एक्सिस हैं? तो दोनों के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल भी होगा। तो ऐसे बोल सकते हैं कि आई एक्स एक्स डैश इज इक्वल टू आई वाई वाई डैश, और दूसरी इक्वेशन हम लोग बना सकते हैं कि आई एक्स एक्स डैश प्लस आई वाई वाई डैश इक्वल टू क्या लिखना चाहिए बताओगे? आई सी सी डैश एम आर स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे आई सी सी डैश, और ये दोनों इक्वल है तो इसको लिख देते हैं 2 टाइम्स आई एक्स एक्स डैश, और आई सी सी डैश तो पता ही है हमें रिंग के लिए, तो होता है एम आर स्क्वायर। तो रिंग के डायमीटर एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया, कितना आया? एम आर स्क्वायर बाई 2। देखो बताइए ए डैश के अबाउट कैसे आएगा? ए डैश के अबाउट कैसे आएगा? तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। अब हम एक्स एक्स डैश पे हमको मिल चुका है, तो एक्स एक्स डैश में अगर हम एम आर स्क्वायर ऐड कर दें तो ए डैश के अबाउट आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 एम आर स्क्वायर बाई 2। देखो ऐसे ही उसके लिए निकालो डिस्क के लिए, ऐसा ही सेम कैलकुलेशन करो डिस्क के लिए। देखो
सेम कैलकुलेशन आप करिए डिस्क के लिए। मान लेते हैं ये डिस्क है, m मास r रेडियस, निकालिए सेम मेथड से। सेम वही मेथड है ना, तो यहां से अगर तुम निकालोगे तो i x x डैश आ जाएगा m r स्क्वायर बाई 4, यानी डायमीटर एक्सिस के अबाउट, और टेंजेंशियल एक्सिस के अबाउट i a a डैश, तो इसमें m r स्क्वायर ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 m r स्क्वायर बाई 4। देखो डाउट किसी को तो बताइए। और देखो अगर मान लेते हैं एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, रेक्टेंगुलर प्लेट है, मास m है, साइड्स इसके a एंड b है, तो ये वाला साइड सपोज a है और ये वाला साइड सपोज b है, ठीक है। तो इसके भी हम कई सारे एक्सिस बनाते हैं, जैसे मान लेते हैं सेंटर से पास होने वाला CC डैश हो गया, ये वाला OO डैश हो गया, ठीक है। एंड लेट्स से ये एक एक्सिस बना रहे हैं, वी कॉल इट AA डैश, ये वाला एक एक्सिस बना देते हैं, वी कॉल इट B डैश, ठीक है। इसी तरह से ये एक एक्सिस बना देते हैं, वी कॉल इट D डैश। तो जरा इसके लिए बताओ कि डिफरेंट एक्सिस के अबाउट क्या बनेंगे। इसके लिए डिफरेंट, ये जो जितने भी एक्सिस मैंने बनाए हैं इन सभी के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। देखो इसमें क्या करो, अब हमें बताओ कि इसका किसी एक्सिस के अबाउट पता है क्या। देखो AA डैश और BB डैश पता है हमको, इसको रॉड की तरह एज्यूम कर सकते हैं ना। देखो अगर तुम्हें AA डैश निकालना है ये वाला, तो ये एक तरह से ये डोर वाला केस हो गया। ये मैंने बताया था कि केवल इस साइड पे डिपेंड करेगा, B साइड पे, याद है नहीं याद है। तो IA डैश को तो हम लोग सीधे लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा m इंटू बी स्क्वायर बाई 3। इसी तरह से IBB डैश अगर लिखेंगे तो ये बन जाएगा m इंटू A स्क्वायर बाई 3। इन दोनों में कोई डाउट है तो बताओ। अब OO डैश उधर लिखो या OO डैश इधर लिखो, एक ही बात है ना क्यों भाई। तो IOO डैश परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से लिख सकते हैं IAA डैश प्लस IBB डैश, तो ये हो जाएगा m बाई 3 A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो ये तो हो गया IOO डैश। और आगे बढ़ते हैं, अब ICC डैश कैसे निकाल सकते हैं। तो देखो यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, using parallel axis theorem we can write IOO dash is equal to ICC dash plus MH स्क्वायर, और यहाँ पे H की वैल्यू क्या होगी बताएगा कोई। H की वैल्यू होगी B/2 स्क्वायर प्लस स्क्वायर बाई 2। तो ICC डैश आ जाएगा IOO डैश में से MH स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो बाई 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये m/12 बचेगा। देखो m/12 A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है। अब जैसे हमने DD डैश लिया हुआ है वैसे ही एक और एक्सिस बना सकते हैं EE डैश, या DD डैश निकालना है तो BB डैश से निकाल लो, जरूरत नहीं है इसकी। इसके बाद IDD डैश चाहिए, तो IDD डैश प्लस m इंटू A/2 का स्क्वायर, ये बनेगा IBB डैश। तो यहां से IDD डैश की वैल्यू हो जाएगी IBB डैश विच इज MA स्क्वायर बाई 3 माइनस MA स्क्वायर बाई 4। हाँ बोलिए। IDD डैश को डायरेक्ट बोल सकते थे MA स्क्वायर बाई 12 ना। ठीक है, वो देखो वो तुम्हारे समझने के ऊपर है, तुम जैसे भी उसको विजुलाइज करो।
तुम जैसे चाहो वैसे विजुलाइज करो। ठीक कह रहे हो, तुम जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो। कहने का मतलब इतने सारे टूल हैं तुम्हारे पास, जो तुम्हारे समझ में आए वो लगाओ, बट आंसर आ जाना चाहिए सही सही। उसमें कोई डाउट है तो बताइए अभी। क्यों भाई, कोई डाउट नहीं? और देखो, मान लेते हैं हमारे पास ये एक रिंग है, सेमी सर्कुलर रिंग है, ठीक है, ध्यान से देखना। तो इस सेमी सर्कुलर रिंग के लिए एक एक्सिस है ये ए डैश, और एक एक्सिस है ये बी डैश। इनके अबाउट निकालना है, ए डैश के अबाउट और बी डैश के अबाउट। सेमी सर्कुलर रिंग है, निकालोगे? बताइए। देखो, पैरेलल एक्सिस थ्योरम में मैंने एक बात जो बोली हुई है, वो बात ऐसी है कि जनरली वो दिमाग में नहीं रहती है, जिसकी वजह से बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं। और वो बात ये है कि जब भी हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाते हैं तो वो सेंटर ऑफ मास से ही लगाते हैं। अब ये बताओ कि ये जो एक्सिस है, लेट्स से ओ डैश, क्या ये एक्सिस आईसीएम है? सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है क्या? सेंटर ऑफ मास तो कहीं और होगा ना, आईसीएम तो यहाँ कहीं होगी, और वो जो आईसीएम होगी वो यहाँ से 2r/पाई डिस्टेंस पे होगी। मालूम है या भूल गए? यस सर। और ये डिस्टेंस जो होगा वो होगा r-2r/पाई। देखो जरा ध्यान से, तो हम लोग डायरेक्टली नहीं लिख सकते हैं, ये गड़बड़ ना हो। तो कैसे करेंगे? देखो, पहले लिखेंगे आई ओ डैश इज इक्वल टू आई सी एम प्लस एम इंटू 2r/पाई का होल स्क्वायर, और आई बी डैश को लिखेंगे आई सी एम प्लस एम इंटू r माइनस 2r/पाई का होल स्क्वायर। ठीक, अब क्या करो, इनमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करने से आईसीएम निकालना नहीं पड़ेगा, ये है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा आई बी डैश माइनस आई ओ डैश इक्वल टू एम। तो अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो इसको जब तुम ए प्लस बी और ए माइनस बी करोगे तो ये आएगा एम आर स्क्वायर एंड 1 माइनस 4/पाई। देखो, और आई ओ डैश हमको मालूम है, आई ओ डैश कितना होता है? आई ओ डैश होता है एम आर स्क्वायर। तो जब हम आई बी डैश निकालेंगे तो ये बनेगा 2 mr² ब्रैकेट 1 माइनस 2/पाई। ये आंसर आएगा आई बी डैश का। बताओ, जो गड़बड़ कर रहे थे वो क्लियर है? वो बहुत कॉमन मिस्टेक है, क्योंकि जनरली Yes, sir. में नहीं रहता है कि सेंटर ऑफ मास से लगाना है। ध्यान रहेगा। अब आई ए डैश कैसे निकालें? तो एक काम करो, यहां से ये डिस्टेंस ले लेते हैं। तो देखो, ये वाला डिस्टेंस अगर हम x1 ले लें थोड़ी देर के लिए, इसको x2 ले लें, तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि आई ओ डैश इज इक्वल टू आई सी एम प्लस एम इंटू x1 स्क्वायर, और आई ए डैश को लिखेंगे आई सी एम प्लस एम इंटू x2 स्क्वायर। अब यहाँ पे थोड़ा सा फायदा हो गया। फायदा ये है कि जब हम आई ए डैश माइनस आई ओ डैश करेंगे तो ये m इंटू x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर आएगा, और x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर को क्या हम लोग r स्क्वायर लिख सकते हैं पाइथागोरस से, क्यों भाई? और आई ओ डैश की वैल्यू रख देंगे तो आई ए डैश की वैल्यू 2mr² आ जाएगी। बट डायरेक्ट नहीं आएगी, ये बात समझो। जो तुम डायरेक्ट बोल दो तो नहीं सही है।
ठीक है, बताओ क्लियर है या नहीं? सपोज स्क्वायर प्लेट है, m मास l लेंथ, ठीक है, और स्क्वायर प्लेट है ये, और इसमें हम लोग एक एक्सिस ऐसा ले रहे हैं, और ये जो एक्सिस है ये थीटा एंगल पे है, ये वाला एंगल थीटा है, ये भी थीटा है। तो इस एक्सिस के अबाउट अगर ये बॉडी घूम रही है तो हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ओ डैश के अबाउट। निकालो। देखो स्क्वायर प्लेट है क्योंकि, तो इसमें एक बेनिफिट ये है कि अगर हम मान लें कि हम लोग एक और एक्सिस ले लें, और वो एक्सिस इस एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, ध्यान से देखना, ये एक और एक्सिस हम लोगों ने सेलेक्ट कर ली, ठीक है, तो क्या ये एक्सिस भी इधर से थीटा थीटा बना रही होगी, तो ये बोल सकते हैं कि ये भी ओ डैश है। नाम कोई और दे दो चाहो तो, इसको लिख दो ए डैश। तो यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, क्या ऐसे लिख सकते हैं कि आई ओ डैश प्लस आई ए डैश इज इक्वल टू आई सी सी डैश। सी सी डैश कौन सा बनेगा, तो सी सी डैश ये वाला एक्सिस बन जाएगा, देखो आई सी सी डैश, और आई सी सी डैश हम लोग इसको लिख देंगे 2i डैश, और आई सी सी डैश को हम लोग m/12 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से लिख सकते हैं। याद आया? तो यहां से आई ओ डैश की वैल्यू ma²/12 आएगी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये थीटा पे डिपेंड नहीं कर रही है। क्यों भाई? थीटा पे डिपेंड नहीं कर रही है, मतलब ये हुआ कि स्क्वायर प्लेट अगर है तो स्क्वायर प्लेट के प्लेन में कोई भी एक्सिस हो जो उसके सेंटर से पास हो रही हो, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आ रहा है, ma²/12। क्योंकि सिमेट्रिक सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है इसलिए, क्योंकि सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है इसलिए। बोलिए, ठीक है। और कुछ और निकाल के देख लो, जैसे एक सर इसमें आपने स्मॉल ए क्या लिया है सर? सर स्मॉल ए क्या लिया है? अच्छा ए मैंने साइड ले ली है, एल दिया हुआ था, साइड ए ले ली है, ए साइड है। सपोज ये सिलेंडर है, एम मास एल लेंथ आर रेडियस, ठीक है, और एक्सिस है जो उसके सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस है। तो अगर ये इसके अबाउट घूम रहा है तो इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा? लेंथ समझ गए ना, लेंथ इसकी एल है और रेडियस इसका आर है। इसके लिए
अब इसके लिए कोई थ्योरम नहीं लगेगी, हमें इंटीग्रेशन के थ्रू करना पड़ेगा। कैसे करोगे? करोगे ट्राई? यस सर। करो। इस केस में एक काम ये कर सकते हैं कि इधर से x डिस्टेंस पे dx विड्थ का एक हम डिस्क ले लेते हैं। देखो, और इस डिस्क के लिए ध्यान से देखना, अगर हम इस डिस्क के लिए इस तरह से एक एक्सिस लें, जो उस डिस्क का क्या बनेगा, डायमीटर एक्सिस। तो डायमीटर एक्सिस को हम लोग x डिस्टेंस अगर शिफ्ट करेंगे तो ये CC डैश बन जाएगा। तो पहले हमें चाहिए इस डिस्क का मास, तो इस डिस्क का मास dm बनेगा। ध्यान से देखना कितना मास बनेगा। तो ऐसे बोल सकते हैं कि टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ इनटू इसका लेंथ। रॉड की तरह निकाल दिया है। और अगर हमें आई निकालना है CC डैश के अबाउट, तो पहले इसके डायमीटर एक्सिस के अबाउट लिखना होगा। तो डायमीटर एक्सिस के अबाउट होता है डिस्क का कितना होता है, mr²/4, और प्लस हमें इसको शिफ्ट करना होगा m इंटू एक्स स्क्वायर। देखो ध्यान से, आपने तो बोला था ये सॉलिड सिलेंडर है। हाँ तो सॉलिड ही है। तो सर ये रॉड की तरह कैसे, एरिया नहीं देना होगा? अरे तुम कर तो लो, तुम करो, तुम पहले वैसे कर लो। तुम वैसे तुम लिखोगे m/πr²L, और फिर इंटू करोगे इसका वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम होगा πr² इंटू dx। तो वही आ जाएगा ना, m/L इंटू dx। बोलो। यस। सर फाइनल आंसर क्या आएगा? और इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, x की वैल्यू, x को इंटीग्रेट करेंगे -L/2 से +L/2। तो ये फाइनल आंसर आना चाहिए ml²/12 प्लस mr²/4। आ रहा है ml²/12 प्लस mr²/4। ठीक है। तो हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के डिफरेंट मेथड, डिफरेंट तरीके, वो सारे कुछ देख लिए हैं। ठीक है ना। कुछ और एक दो चीजें रह गई होंगी तो फिर वो प्रॉब्लम्स में डिस्कस कर लेंगे हम। तो इसलिए जो प्रॉब्लम्स है वो जरूर कंप्लीट कर लेना।